कबीर कमरे में दाखिल हुआ तो नैन कमरे में उस नोट को देख रही थी। कबीर उसके पास आया तो वो उसकी जानिब देखने लगी। खुशी उसके चेहरे से आया थी। कबीर, मैं बेहद खुश हूँ, वो हाथ को खोल कर बोली, जबकि कबीर ने अपनी हंसी रोकी। सिर्फ 5,000 के नोट पर मेरी बीवी अगर इतना खुश होती है तो दिन रात देता रहूँगा मैं उसको। वो उसको अपनी जानिब खींच कर बोला, जबकि नैन ने उसके शाने पर थप्पड़ मारा। कबीर ने उसको घूर कर देखा, जिसका उसने रत्ती बराबर असर नहीं लिया। मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे माँ बाप ना सही, आपके बाबा तो मुझसे राजी हो गए हैं, एकदम कहते उसकी आंखें भीग गई थीं। जिमल प्रीशे का हाथ पकड़े सोने की कोशिश कर रही थी। अभी वो नींद में जाती कि उसे एहसास हुआ जैसे उसके नज़दीक कोई मौजूद है। अचानक इस एहसास के तहत उसकी आंख खुल गई। वो अपने सामने हाथ पर हाथ जमाए सीने पर हाथ बांधे सालार मुर्तज़ा को देख रही थी। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। उसकी इससे पहले कि चीख निकलती, सालार ने उसे घूरा कि जिमल की चीख भी हलक में रह गई, जबकि उसका हाथ जो प्रीशे के हाथ में था कांपने लगा। उसे यकीन नहीं था कि सालार यहाँ आ जाएगा। प्रीशे, मेरी बहना, बस बहुत ड्रामा हो गया। 10 मिनट में भाभी को अपने कमरे में भेजो, वरना वो सारे पैसे वापस ले लूँगा जो तुमने मुझसे लिए हैं, वो झिड़क कर बोला, जबकि प्रीशे ने एक आंख खोलकर उसकी तरफ देखा। मैंने भैया आपसे कहा था आपका काम कल करूँगी, आपसे तो इंतज़ार ही नहीं होता। प्रीशे एकदम उठकर बोली, जबकि जिमल मुंह खोले उन दोनों को देख रही थी कि यह सब क्या था। चूंटी, तुम्हें ना मैं बता दूंगा, अभी मेरे साथ बेईमानी नहीं चलेगी। आज की मुक्की थी हम दोनों में और आज ही तुम्हें ये करना होगा, वरना कल सुबह होने से पहले तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगी। वो आंखें निकालता घुर्राया। अच्छा भाई, चंद पैसे देकर हीरो बन रहे हैं। प्रीशे मिनमिनाई। ओ मैडम, सालार मुर्तज़ा हीरो ही है, गूगल कर लेना। उसने ज़रा फ़ख्र से कहा, मगर आज की रात तुम्हारी भाभी के लिए विलन बनने वाला है। वो बिना शर्म के जिमल की तरफ झुककर मध्यम आवाज़ में बोला, गोया प्रीशे तो समझने की कोशिश में अपनी समातों को खंगालती रह गई। जिमल जो हवन्नक बनी थी एकदम दिल थाम गई। ठीक है भैयू। प्रीशे ने विक्ट्री का साइन बनाया, जबकि सालार वहां से चला गया। जिमल ने प्रीशे की तरफ देखा, जबकि प्रीशे ने एकदम उसके आगे हाथ जोड़ दिए। देखो जिमल, समझो मुझे, ये आदमी तुम्हारे साथ फिर भी राइट बरत लेगा, मगर मुझे तो उल्टा लटका देगा, हो सकता है जान से ही मार दे। प्लीज़ मेरी जान, अपनी छोटी सी नंद की ज़िंदगी की खातिर तुम उसके पास चली जाओ ना। प्रीशे का ड्रामा भी सेम टू सेम सालार के जैसा था। तुमने उनसे पैसे लिए हैं इस काम के? जिमल हैरान थी। हाँ यार, कॉलेज में ज़रूरत पड़ती है, पॉकेट मनी तो ख़त्म हो गई थी, और कबीर भैया से कौन मांगे, इतने सवाल करते हैं। तभी मैंने सालार भैया से मांगे और उन्होंने फिर मुझे ये करने को कहा। वो मासूमियत से बोली। जिमल ने उसका हाथ छोड़ा। मैं अमल के पास सो जाऊंगी। बिल्कुल, आंटी मुझे ठीक कह रही थी कि आयत के कमरे में चली जाओ, मैं गलत तुम्हारे पास आई। जिमल बुरा मनाते उठ गई। यार जिमल, एक बार जो उन्होंने सोच लिया वो करके रहेंगे। तुम कहीं भी चली जाओ, वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उन्हें गुस्सा दिलाने से बेहतर है कि तुम चली जाओ उनके कमरे में। प्रीशे अब संजीदगी से बोली। प्रीशे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं नहीं जाना चाहती उनके रूम में, और अफसोस तो मुझे तुम पर है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रुक गई। जिमल ने खफकी से कहा और रूम से निकल गई, जबकि प्रीशे ने सर सांस खींची और शाने उचका दिए। उसने सेल फोन उठाया। जिमल भाभी काफ़ी गुस्से में थी। 2-4 बातें मुझे सुनाकर जा चुकी हैं, या तो आयत के रूम में या फिर अमल के रूम में गई हैं, और जितने आपने पैसे दिए थे उतने में मैं इतनी ही कोशिश कर सकती थी। गुड नाइट भैयू, अब मैं सो रही हूँ, बाकी आप जाने, आपकी बीवी जाने। उसने सेंड करके रूम लॉक किया और सेल पावर ऑफ करके सो गई, जबकि दूसरी तरफ ये मैसेज उसने संजीदगी से पढ़ा। न जाने निकाह हो जाने के बाद दिल क्यों इस बात पर मचल रहा था कि वो चंद लम्हे उससे बातें करे, उसकी पहले से खौफजदा आंखों को और डराए, मगर वो लड़की हर बार उसकी बेइज्जती करके गुजर जाती थी। उसने बेहद गुस्से से सेल फोन साइड पर फेंक दिया और बिस्तर में लेट गया। दिल जो बिला वजह मचल रहा था उसे खफगी से डपट कर वो लेट गया। अगर उसे उससे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो सालार मुर्तज़ा भी कोई मरा नहीं जा रहा था उसके लिए। भले उसका दिल मर जाए, वो दोबारा कोई कोशिश नहीं करेगा, अलबत्ता उसे उन चीज़ों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिमल को अफसोस हो रहा था कि वो प्रीशे से कैसे बोल कर आई है। वो दुखी दिल से आयत के रूम में बैठी थी। नींद तो उसे बिल्कुल नहीं आ रही थी, इस खौफ से कि कहीं वो आ ही ना जाए। तभी उसने रूम की लाइट्स ऑन की हुई थी और वो खुद बैठी थी वहाँ पर। अचानक उसके कमरे का लॉक खुला और वो खड़ी हो गई। कोई दरवाज़ा खोल रहा था। उसे डर लगने लगा कि वो आदमी वाकई इतना ख़राब था कि उसके साथ ऐसी हरकत करने पर वो इस हद तक पहुंच जाता। दरवाज़ा धड़ से खुला और अफशीन को सामने देखकर जिमल की रूह जैसे फना हुई। वो हक दक से उसे देखने लगी, जिसके चेहरे पर संगीनी थी। अफशीन ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। जिमल पत्ते की तरह कांपने लगी।
तो तुझे लगता है कि मैं तुझे इस घर में टिकने दूंगी? महारानी, मेरे बेटे को मारकर तू अच्छी जिंदगी गुजारेगी? तूने सोचा भी कैसे? अफशीन ने बिना लिहाज के उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। जिमल, जिसका चेहरा पहले ही खौफ से सफेद पड़ गया था, एकदम नीचे जा गिरी। मैडम, मैं वो कुछ बोलती कि अफशीन ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़े। तेरे टुकड़े करके वैश्यों के आगे डाल दूंगी। तेरी असलियत है क्या तू नहीं जानती? जिस जगह से तू बचकर आई है वही तेरा मुस्तकिल ठिकाना बना दूंगी मैं। चुड़ैल, तुझे सिर्फ मेरे बेटे की मुलाजमा रखा था मैंने, और अब तू यहाँ राज करेगी, जबकि मेरा बेटा तो मर गया। वो लातों और थप्पड़ों से उसे मारते हुए बोली। चुप, बिल्कुल चुप, वो चिल्लाई। आवाज़ अलबत्ता नीची थी। जिमल, जो उसके मारने पर तकलीफ से रोने लगी थी, खौफ से अपनी सिसकियां दबाने लगी। अफशीन ने उसका मुंह सख्ती से पकड़ा, जिस पर उसके थप्पड़ों के निशान वाजे हो रहे थे। तू इस घर से निकलने की तैयारियां करेगी बस, और अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कातला, तुझे जेल पहुंचा दूंगी। ये मत समझ के तू सालार की बीवी बन गई है तो कोई तोप चीज़ बन गई है। वो मर्द है, तुझ पर इल्ज़ाम लगवा कर उसी के हाथों जलील करवा दूंगी। तू मेरे बेटे की ही थी, समझी? वो मर गया तो तुझे भी मर जाने का ही हक है, और नहीं मरना तो दफ़ा हो जाए इस घर से। वो आखिरी थप्पड़ मारती अपने दिल की भड़ास निकालती वहाँ से चली गई, गोया वो अपने पागलपन का सबूत देकर गई थी। जिमल यूं ही बैठी रह गई। उनके मारे गए जख्म तो पहले भी उसके वजूद पर मौजूद थे, जिससे घबरा कर सालार को वो करीब नहीं आने दे रही थी। जिन जख्मों के होने से वो डर रही थी कि वो क्या सोचेगा ये सब देखकर। वो कांपती टांगों से उठ गई। दिल तो था कि भागकर उसके पास पहुंच जाए, उसकी पनाहों में छुप जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी वो। तभी वजू करने खुद अजियती का शिकार होती वो चली गई। पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था। सुबह 7 बजे सालार की फ्लाइट थी। मदीहा उसे 6 बार उठा चुकी थी, मगर वो फिर भी सोता रहा, और अब अचानक जब बस आधा घंटा रह गया था तो वो भागता हुआ नीचे आया। टाई भी बिना बांधे हाथ में लिए खड़ा था। यार मम्मा, मुझे वक्त पर उठाना था ना, वो झुंझलाया। बेटा जी, आपको 6 बार उठा चुकी हूँ, आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही, इसमें मेरा क्या कसूर है? और नाश्ता आराम से करो सालार। मदीहा को उसकी ये जल्दबाजी बुरी लगी। सुबह के वक्त सभी टेबल पर मौजूद थे। नैन, सूफिया और तंजीला सबके आगे नाश्ता लगा रहे थे, जबकि कबीर शादाब से बात कर रहा था। मुर्तज़ा अखबार में मसरूफ थे और प्रीशे अमल और जैन के पेपर्स चल रहे थे। तभी वो लोग नाश्ता भी करके जाने को तैयार उठ चुके थे। अलबत्ता इस खामोश माहौल में सालार ने वावेला मचा दिया था आकर। मम्मा, 10 मिनट एयरपोर्ट जाते लगेंगे और 10 मिनट यहाँ से निकलते, मेरा आधा घंटा खत्म। वो कॉफ़ी का गरम गरम कप लबों से लगा गया। सालार, मुर्तज़ा ने उसको घूरा। यार, ये ब्लैकमेलिंग ना किया करें। वो सर झटकता चेयर खींच कर बैठ गया। जिमल कहाँ है? उस बच्ची से भी कहें कि आकर नाश्ता कर ले। मुर्तज़ा को ही उसका ख्याल आया, जबकि सालार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अलबत्ता उसकी तरफ सबने देखा ज़रूर था। वो टेक्स्ट सेंड करता अब भी उजलत में था। प्रीशे उठी और जिमल को लेने चली गई। सालार, तुम वापस शाम की फ़्लाइट से घर आओगे, कहीं नहीं रुकना अब तुमने। महीना महीना शक्ल ना दिखाओ अब। बाबा, बहुत मुश्किल है, यहाँ से कराची का सफ़र 6 घंटे है, मैं तो मारा जाऊँगा ना इस आने जाने में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, भूलो मत जिससे निकाह किए बैठे हो। मदीहा को एहसास था कि वो तो अपने निकाह को भी भूल जाने वाला इंसान है। तभी उसे याद दिलाया। अरे वाह, वाकई, और जालिम समाज आप लोग, जैसा मेरे और मेरी बीवी के बीच हाल किया है उसका क्या? वो जानबूझकर अपने मिजाज के मुताबिक बोला, जबकि जिमल को तो इग्नोर करने की कसम खा ली थी उसने। बहुत ही बेशर्म है बेटा जी आप। मदीहा ने नफ़ी में सर हिलाया तो सबके लब मुस्कुरा दिए। तुम्हें जो मैंने कहा है ना वही करना, मुर्तज़ा ने तंबीह की। अच्छा भाई ठीक है, हर वक्त हलाकू खां बने रहते हैं। सालार, मुर्तज़ा ने भड़क कर चम्मच उठाया, जबकि वो ज़ुबान दांतों तले दबाकर कान पकड़ गया। थोड़ा तो लिहाज किया करे मेरा, मैं दूसरे नंबर पर आता हूँ इस घर में, वो मासूमियत से बोला। अपनी ज़ुबान का भी ख्याल रखा करो, मुर्तज़ा ने चाय पीते हुए कहा। तभी जिमल और प्रीशे भी आ गए। जिमल काफ़ी घबरा रही थी उन सब के सामने आने से। उसने सबको सलाम किया तो सब ने ही खुश दिली से जवाब दिया। अफशीन यहाँ मौजूद नहीं थी। जिमल ने एक निगाह पूरी टेबल पर डाली और सुख का सांस लिया। सालार ने सेलफोन नीचे रखा और जिमल की तरफ देखा। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर चमक ही अलग थी, जबकि उसकी निगाह फिसलती हुई उस निशान पर ठहर गई जो कि नीला सा था। सालार ने फौरन कप रखा और उसके सामने से टेबल बजाई। वो वाकई बिना शर्म लिहाज वाला इंसान था। कबीर और नैन सबके सामने काफ़ी डिसेंट रहते, जबकि सालार साहब को रोक कौन सकता था? जिमल ने उसकी तरफ देखा।
जबकि सालार साहब को कौन रोक सकता था। जिमल ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? सबके सामने उसका ऐसे उसकी तरफ मुतवज्जो होना। जिमल के चेहरे पर अचानक सुर्खी फैल गई, दिल धड़कने लगा। वो घबराई हुई सी उसकी तरफ देख रही थी। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है, वो संजीदगी से पूछ रहा था। सब उसकी तरफ मुतवज्जो थे। वो मैं गिर गई थी वॉशरूम में, जिमल उंगलियां चटखाती बोली। झूठ, सालार तेवरी चढ़ाकर बोला। मैं सच बोल रही हूँ। जिमल का सांस खुश्क हुआ। सालार चेयर पीछे करता उठा। तुम सच बता रही हो या नहीं? वो बेहद गुस्से में बोला। इर्द गिर्द बैठे लोगों का लिहाज भी नहीं था। जिमल परेशानी से उसको देखने लगी। सालार जब वो कह रही है तो सच ही बोल रही होगी ना? मुर्तज़ा बीच में बोले। उसने मुर्तज़ा को एक नज़र देखा और दूसरी नज़र भरपूर ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए जिमल पर डाली। मैं सच कह रही हूँ। जिमल ने उसकी आंखों में देखा जहाँ बेएतबारी थी। वो बिना कुछ बोले अपना सेल फोन उठाकर वहां से निकलता चला गया। सब अचानक संजीदा हो गए तो जिमल शर्मिंदा सी हुई, जैसे ये उसका कसूर हो। उसने उन सब के चेहरे की मुस्कुराहट खत्म कर दी थी। वो भी आंसू पीती उठी, मगर नैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल आयत जैसी हो, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो। वो मुस्कुरा कर बोली। चलो बैठो, नाश्ता करो अब, नैन ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। बैठ जाओ बेटा। मुर्तज़ा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी फेवर में उतर रहे थे। और उसकी फिक्र मत करना, कभी पानी और कभी आग की तरह का मिजाज है उसका, अपने आप ठीक हो जाएगा। मुर्तज़ा ने मुस्कुरा कर कहा तो जिमल बैठ गई सबके साथ। और फिर रफ्ता रफ्ता सब अपने कामों पर निकल गए। दोपहर का खाना उसने और जिमल ने बनाया था, जबकि सूफिया, तंजीला और मदीहा को ज़बरदस्ती रेस्ट का कहा गया। प्रीशे और अमल भी कॉलेज से आ गई थी, जबकि जैन कहीं चला गया था। बाकी घर में अफशीन अपने ऊपर पोर्शन पर थी। वो सुबह से ही इधर नहीं आई थी। नैन को गर्मी का शदीद एहसास हुआ तो उसने शावर लेने का सोचा। अचानक उसकी निगाह अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट पर गई। वो कीमती था, उसकी शादी का तोहफा था। उसकी गोरी कलाई में जचता भी खूब था। वो बहुत खुश थी। वो महसूस कर रही थी कि वो खुश रहने लगी है। जब से शादी हुई थी उसके बाद से अब तक उसने अपने अंदर कबीर के लिए जज्बात में बेहद तब्दीली महसूस की थी। वो अक्सर अब उसको याद आने लगा था। उसने कभी उसे मैसेज या कॉल नहीं की थी, मगर आज सामने मोबाइल देखकर उसका दिल किया कि वो उसे कॉल करे, उससे पूछे कि वो कैसा है। दिल में अजीब से एहसास जन्म ले रहे थे। वो सर झटक गई। कंट्रोल करो नैन, उसने कहा और वॉशरूम में चली गई। 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। गीले बालों को अभी ड्रायर से सुखा रही थी कि उसका सेल बजने लगा। ये पहली कॉल थी जिसकी थी वो जानती नहीं थी। कबीर ने ये फ़ोन दिया था, उसमें किसके नंबर थे वो नहीं जानती थी। सेल फोन की स्क्रीन पर कबीर मुर्तज़ा जगमगाता नाम नज़र आया। वो मुस्कुरा दी और कॉल अटेंड की, सलाम किया और उसके बोलने की मुंतज़िर हुई। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, सोचा तुम तो मुझे याद करोगी नहीं, मैं ही कर लूँ, वो बोला, जबकि नैन को महसूस हुआ कि वो साथ साथ कोई काम भी कर रहा है। नैन को ऐसे शर्म आई जैसे वो अपने सामने खड़ा हो उसके और गहरी निगाहों से उसे देख रहा हो। आपको अपने काम में दिल लगाना चाहिए, वो अपनी मुस्कुराहट दबाते बोली। आईने में अपने खुशबाश अक्स को देखा। क्या करूं, रोज़ ये 7-8 घंटे मुझ पर भारी होते हैं। कबीर बेचारगी से बोला तो नैन खिलखिला दी। कबीर भी हंस दिया। अच्छा, ज़्यादा मत हंसो, तुम्हें काम की बात बतानी है, वो कुछ देर बाद बोला। जी, नैन ने पूछा। तुम रेडी हो जाओ, 10 मिनट में तुम्हें लेता हूँ मैं, वो बोला और गहरी सांस ली। वो क्यों? नैन को याद नहीं रहा। लगता तो नहीं कि तुम भुलक्कड़ हो इतनी। कबीर ने मुस्कुरा कर तंज किया तो नैन खामोश रही। हमें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाना था बेवकूफ़ लड़की, कबीर ने कहा तो नैन एकदम उछली। ओह हाँ, ठीक है ठीक है, हम कब जाएंगे? क्या उन्होंने खुद बुलाया है? जल्दी बताएं आप कब आ रही हैं, मैं बस अभी रेडी हो जाती हूँ, वो एक ही सांस में बोली। कबीर उसके खुश होने पर मुस्कुराया था। ओके, मैं आता हूँ, उसने कहा तो नैन सेल की स्क्रीन को देखने लगी। क्या वाकई मुझे माफ़ कर दिया उन्होंने? भीगी आंखों से वो सोचने लगी और फिर पलट कर वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। लिबास जो सादा सा निकाला था उसे बदल कर मुख्तलिफ निकाल दिया। वो तैयार होकर बाहर आ गई। वाह भाभी, कहाँ जा रही हैं? प्रीशे ने उसको देखकर आंख मारी तो नैन सर थाम गई। तुम्हारा क्या बनेगा लड़की, तुम तो शर्मिंदा कर देती हो सबको, नैन बोली तो वो हंसने लगी। जिमल ने भी उसको देखा और मुस्कुराने लगी। वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, क्योंकि ना सालार था और ना अफशीन, और बाकी सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। बताए ना कहाँ जा रही हैं? अमल ने बेचैनी से पूछा। मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ, नैन ने मुस्कुराकर बताया और मदीहा की तरफ देखा। क्या मैं चली जाऊँ मम्मा? वो बोली तो मदीहा को उस पर प्यार आया।
उसे अच्छा लगा। नैन ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप का घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। वो मुस्कुराई तो नैन बैठ गई। कबीर लेने आएगा, सूफिया ने पूछा तो वो सर हिला गई। चलो खैर से जाओ। थोड़ी देर में गार्ड ने कबीर के आने का बताया तो वो बाहर आ गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो अपने माँ बाप से सदियों बाद मिलने जा रही है। कदम हवाओं में थे। वो गाड़ी में बैठी। कभी मेरे लिए भी इतने दिल से तैयार हो जाया करो। कबीर उसको देखता हुआ गॉगल्स उतारता बोला, आप सारी तैयारी खराब कर देते हैं, नैन ने बेसाख्ता कहा, जबकि कबीर ने उसको दिलकशी से देखा। अच्छा बस बस, फिलहाल हम वहाँ जा रहे हैं और आप मुझसे कोई डिमांड नहीं करेंगे। नैन ने फौरन उसकी आंखों पर हाथ रखा। थोड़ी सी, छोटी सी, कबीर बोला तो नैन हंसने लगी। कबीर बच्चों वाली हरकतें ना करे। नैन ने उसको घूरा। कबीर ने मुंह बनाया और मुंह फेर लिया। गाड़ी स्टार्ट कर ली। नैन चुपचाप बैठी रही। कबीर ने ग्लासेस लगा लिए। वो महसूस कर रही थी कि कबीर एकदम खामोश हो गया था। लेकिन वो क्यों हुआ था? क्या वो सोच रहा था कि नैन उसके साथ इस तरह करती है? मगर जब उसने चाहा, कभी नैन ने उसको रोका नहीं था, भले उसके अंदर कोई भी हालात हो। मगर ये भी हकीकत थी कि उसकी बेपनाह मोहब्बत और चाहत का जवाब वो इस अरसे में उसे नहीं दे सकी थी। नैन को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कभी खुद से उसके नज़दीक नहीं गई, शायद ख्याल नहीं रहा, लेकिन मोहब्बत में महबूब का ख्याल ना रही। हैरान कुन था। लेकिन उसे उससे मोहब्बत थी क्या? क्या अब भी उसके दिल में अहमद था? क्या उसकी घटिया सोच जानने के बाद भी वो कबीर की मोहब्बत से दस्तबरदार होना चाहती थी? वो अचानक बेसाख्ता कई सोचों में उलझी। उनका घर आया तो कबीर ने उससे बिना बोले हॉर्न बजाया। नैन होश में आई और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। आप भी आएंगे ना? उसने पूछा तो उसकी बड़ी सी गाड़ी मोहल्ले के लोगों को हैरान कर रही थी, जबकि नैन की किस्मत पर लोग रश कर रहे थे। नैन पर कई औरतों की निगाह गई। कई ने कोशिश की उससे बात करें, मगर कबीर के उतरते ही सब पीछे हट गए। वो घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने नैन को सीने में भींच लिया और फूट फूट कर रो दी, जबकि नैन का भी यही हाल था। उसके वालिद कबीर से मिले। कबीर आज तक नहीं समझ सका था कि वो क्यों उससे नाराज थे। उसने कभी नैन से पूछा भी नहीं था। कबीर खामोशी से खड़ा रहा, यहाँ तक कि नैन अपने अब्बू के गले लगी और बुरी तरह रो दी। अब्बू प्लीज़ मुझसे खफा ना हो। वो बोलने लगी। नहीं मेरी बच्ची, मैं क्यों खफा हूँगा, बल्कि तुम हमें माफ़ कर दो। वो बोले तो नैन ने जल्दी से उनके हाथ पकड़े। कबीर अब भी खामोश खड़ा था। वो 2 बार यहाँ आया था, नैन के पीछे से, और उसने उनसे वजह जाननी चाहिए, मगर किसी ने नहीं बताई। और अब जब तीसरी बार वो आया तो उनके तौर अतवार ही सारे बदल चुके थे। वो इस तब्दीली पर हैरान था, मगर ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो सिर्फ नैन की खुशी चाहता था। और आज नैन के चेहरे पर वो खुशी देखकर वो भी खुश हो गया था, जो उसने अपने घर में उसके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। कबीर और उसके वालिद तो एक कमरे में बैठ गए। नैन भी उनके पास थी। अम्मी ने खाने का इंतज़ाम किया था। बहुत मज़ेदार खाने बनाए थे। नैन वहाँ से उठकर अम्मी के पास आ गई। मैं लगा देती हूँ ना खाना, तुम क्यों आ गई? वो बोली, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, नैन ने कहा। अम्मी ने नैन की तरफ देखा। नैन तुम खुश तो हो ना? वो पूछने लगी। जी अम्मी, बहुत। आज वो बता नहीं सकती थी कि कितनी खुश थी और कबीर की कदर उसकी नज़रों में कितनी बढ़ गई थी। और आज उसे महसूस हुआ था वो वाजिबुल मोहब्बत था। वो मुस्कुरा दी। नैन तेरी फुफ्फो ने अपनी असलियत दिखा दी बेटा। अम्मी का लहजा भीग गया। वो और अहमद तेरे अब्बू के साथ इतनी बदतमीज़ी कर गए, जबकि अहमद ने कहा कि वो तेरी कबीर से तलाक करा देगा, उसको सच बता कर। तो अम्मी रुक गईं। नैन के हाथ से छुरी छूटकर ज़मीन पर जा गिरी। अम्मी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अम्मी मेरा कोई कसूर नहीं, नैन हल्की आवाज़ में बोली। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। मैंने तुझे बहुत सख्त अल्फाज कहे, मुझे माफ़ कर दे नैन, मैं माँ होकर तेरी तकलीफ़ नहीं समझ सकी। वो उसको सीने से लगाए बोल रही थी, जबकि नैन को तो सिर्फ अहमद की फ़िक्र थी। चल ज़्यादा ना सोच, हम देख लेंगे उसे, तू स्टोर में से नया सेट निकाल ला, अम्मी ने कहा तो नैन सर हिलाती स्टोर में आ गई, जबकि उसे महसूस हुआ कि बाहर कोई आया है। अहमद और फुफ्फो की आवाज़ सुनकर वो सुन सी रह गई। बाहर गाड़ी देखकर वो लोग आ गए थे। नैन आई है, फुफ्फो बोली। आज तो मैं भी मिलूंगा नैन के शोहर से, अहमद बोला तो नैन का दिल बैठने लगा। वो फौरन वहाँ से बाहर निकली और उसे एहसास भी नहीं हुआ उसके हाथ से ब्रेसलेट एकदम खुलकर गिर गया। वो बाहर आई और फुफ्फो को देखा, जो मकरू मुस्कुराहट लिए उसी को देख रही थी। उसका दिल किया कि कह दे कि चली जाएं वो यहाँ से, मगर कबीर की वजह से कुछ नहीं बोली। कबीर और अब्बू भी बाहर आ गए। कबीर ने अहमद को चौंक कर देखा। अस्सलामुअलैकुम, मैं नैन का कज़न हूँ। अहमद ने कबीर की जानिब हाथ बढ़ाया। कबीर हैरान था, मगर तादिर नहीं रहा।
वो उसका वर्कर था, एक आम मामूली सा। उसने मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लिया, जबकि अहमद उस वक्त कबीर को सिर्फ नैन के शोहर की हैसियत से ट्रीट कर रहा था। नैन खड़े खड़े कांप रही थी। अंदर चलते हैं कबीर साहब, अहमद बोला तो कबीर शाने उचकाकर अंदर चला गया और फूफो भी। नैन पीली पड़ गई थी। अम्मी अगर उसने कुछ कह दिया तो वो होल रही थी, जा तू अंदर जा। अम्मी खुद परेशान थी और यही हालत अब्बू की भी थी। कबीर ने नैन को अंदर आते देखा और उसको अपने साथ बैठने का इशारा किया। नैन उसके साथ बैठ गई। बेटा क्या करते हो? फूफो ने पूछा तो कबीर को हंसी आ गई। आपके बेटे का बॉस हूँ, वो बोला तो नैन ने एकदम उसको देखा। फूफो और अहमद का मुंह उतर गया, जबकि कबीर के लबों पर मुस्कुराहट अब भी थी। उसके आगे किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो अम्मी ने खाना लगा दिया। खाना काफ़ी अच्छा था। कबीर ने तारीफ़ की। आंटी नैन भी आपके जैसा खाना बनाती है, काफ़ी लजीज बना है ये। वो बोला तो फुप्पो हंसने लगी। अरे बेटा, नैन ने तो सारी कुकिंग सीखी ही अहमद के लिए थी। वो बोली तो नैन का लुकमा यूं ही रह गया। अहमद भी हंस दिया, जबकि कबीर ने उनकी तरफ देखा। अच्छी बात है आंटी, बहनों को भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। मेरी भी 2 बहनें हैं और बिल्कुल ऐसी ही हैं, उसने मुस्कुराकर कहा तो फुप्पो का एक बार फिर से मुंह उतरा। अहमद आज तुम छुट्टी पर थे? कबीर ने अहमद की तरफ देखा। अहमद की सारी हवा एकदम निकली। सर वो तबीयत ठीक नहीं थी। वो हकला गया। ये स्कूल वाले बच्चों वाले बहाने नहीं करने चाहिए वैसे तुम्हें। कबीर मुस्कुराया तो अहमद का रंग फीका पड़ गया। उसने अपनी माँ को चुप रहने के लिए कहा। अब उसे एहसास हो रहा था कि वो कबीर मुर्तज़ा के सामने बैठा था, जो बिल्कुल आम इंसान नहीं था। कुछ देर ठहर कर कबीर उठ गया। बेटा और बैठते, नैन के वालिद बोले। फिर कभी अंकल, कबीर ने सहूलत से कहा। अगर नैन रुकना चाहती है तो रुक जाए, कबीर बोला तो नैन ने फ़ौरन नफ़ी की। नहीं, मैं आ जाऊंगी दोबारा, वो बोली और कबीर को देखा। कबीर ने सर हिलाया और उन सब से मिलकर बाहर निकल आया। अलबत्ता अहमद के साथ उसका रवैया खिंच गया था। नैन भी माँ बाप से मिलकर बाहर चली गई। गाड़ी में बैठी तो कबीर खामोशी से ड्राइव कर रहा था। नैन ने 2-3 बार उसको देखा। उसने गॉगल्स लगाए हुए थे और नैन को लगा कि वो अब उससे लाताल्लुक सा हो गया था। उसकी ये संजीदगी उसे काफ़ी खुल रही थी। उसकी खामोशी। नैन ने खुद से कबीर का शाना थामा और थोड़ा सा उचक कर उसके गाल पर प्यार किया। यह हरकत उसने काफ़ी हिम्मत करके की थी। कबीर ने गाड़ी को चौंक कर ब्रेक लगाई। तुमने मुझे बीच रास्ते में हार्ट अटैक क्यों दिया? वो आईब्रो उचकाकर उससे पूछ रहा था। नैन मुस्कुरा दी। दिल को तसल्ली हुई, वो नॉर्मल है। आप मुझसे बोल नहीं रहे थे तो मुझे फिक्र हो रही थी, नैन ने कहा तो कबीर हंस दिया। तुम्हें मेरी फिक्र हैरत नहीं है, वो बोला। नैन को न जाने क्यों ये तंज लगा। वो सर झुका गई। ए खुश खुश रहो, कबीर ने उसका गाल सहलाया। कबीर, नैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लहजा भीगा हुआ था। कबीर ने उसको खुद से लगाया। उसे लगा जैसे वो कुछ बोलना चाहती थी। बोलो, वो मुंतज़िर था जैसे। नैन ने आंसू हलक में उतारे। आप बहुत अच्छे हैं। वो उसको देखने लगी। बस, कबीर ने मसनूई नाराज़गी दिखाई। मुझे लगा तुम कहोगी कि मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनूं। कबीर ने उसके बाल सहलाए तो नैन उसे देखने लगी। हो सकता है जल्द ही आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो मुस्कुराई। ओह, मैं मुंतज़िर हूँ। कबीर ने उसकी पेशानी पर प्यार किया तो नैन उससे अलग हुई। अब घर चलें, उसने कहा तो कबीर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। सालार के हाथ में टाई यूं ही मौजूद थी। पीए ने बांधने के लिए कहा भी, मगर उसने पूरे दिन टाई मुट्ठी में भींचे रखी। अव्वल तो उसे टाई बांधना नहीं आती थी। वो इतना बड़ा होकर भी मदीहा से टाई बंधवाता था या फिर उसका पीए बांधता, और आज वो अजीब गुस्से का शिकार था। वो किस कदर फजूल लड़की थी। वो उसकी तरफ माइल हो रहा था, जबकि वो लड़की उसी से सबसे ज़्यादा बिदक रही थी। मगर सालार से उसके चेहरे का निशान हजम नहीं हो रहा था। सर शूट रेडी है, एक लड़की आकर बोली। को पार्टनर कौन है? उसने पूछा और उठा। माहम, उसका पीए बोला। सालार ने पीए की तरफ देखा। ना कर यार, वो पाँव पटक कर बोला। सर, ये आपके ही काम है, पीए ने संजीदगी से कहा। तो मैं तो काम उल्टे करता ही हूँ, तुम सुधार तो सकते हो ना, वो भड़क कर बोला। मैंने पूरी कोशिश की माहम के साथ आपका पेयर ना बने, मगर शायद ये माहम का फोर्स था, क्योंकि मॉडल्स की लिस्ट में आप लीड कर रहे हैं और माहम भी। पीए सकून से बोला। दिल तो करता है तेरी खोपड़ी उड़ा दूं, सालार तप कर बोला। पीए को ये अल्फाज सुनने की आदत थी तो चुप रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। वो फिर से उसको देखने लगा। जी सर, जानता हूँ, पीए ने कहा तो सालार मुट्ठियां भींचकर उसके पास से हटकर रैंप पर आ गया। उसने अपना कोट उतारा और पीए को दिया। उसका मजबूत कसरती जिस्म वाजे हुआ, जो कि सफ़ेद शर्ट में नुमायां था।
टाई अभी भी उसकी मुट्ठी में कैद थी, गोया जिमल का गला दबा रखा था उसने अपने हाथों में। वो एकदम म्यूजिक चलने पर वॉक करता आगे आया कि म्यूजिक रुक गया। उसने डायरेक्टर को भड़क कर देखा। सॉरी सर, एक्चुअली माहम मैम आपके साथ वॉक करना चाहती थी। वो बोला तो सालार ने गहरा सांस भरा। माहम ने उसके हाथ में हाथ डाला। उन दोनों के कई क्लिप्स बने, हाथ में टाई पकड़े। वो एक यूनिक स्टाइल को कैरी करता नजर आ रहा था। माहम ने उसकी टाई पकड़कर पोज बनाना चाहा और सालार ने एकदम हाथ उठा लिया, जबकि माहम उस टाई को पकड़ने के लिए चेहरे पर बेबसी सजा चुकी थी और उसके होंठ सालार की शर्ट से मिस हुए और वहीं क्लिक हो गया। यही तस्वीर फ्रंट मैगजीन बनेगी, डायरेक्टर ने खुश होकर कहा। सालार ने माहम को दूर किया और रैंप पर से उतर गया। पीए ने पानी की बोतल ली। पीए से पानी की बोतल ली। तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? माहम उसका रवैया समझी नहीं। एक्सक्यूज मी, सालार ने कहा और वहां से निकलता चला गया। टाई पर गिरफ्त और सख्त हो गई थी उसकी अब।